मैं विनोद शुक्ला आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर नेट जेआरएफ हिंदी 25 वर्षों का शिक्षण अनुभव, परीक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जैसा कि जानते हैं कि जून में नेट की परीक्षाएं होने वाली हैं, डेट आ चुका है। तो किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे हम नेट क्वालिफाई करेंगे, अपना एक स्थान सुरक्षित करेंगे, इसी बात को मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूं, जिसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। उसी क्वेश्चन से हम समझेंगे कि किस तरीके से हिंदी में जो नेट की परीक्षाएं या जेआरएफ की परीक्षाएं होती हैं, उसमें से हम 100 नंबर की हिंदी में कैसे अपना के एक स्थान सुरक्षित करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न हैं। आगे दिया गया है आपको, ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता, इसमें लिखा गया है, आपको दिया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, दे दिया गया आपको क्वेश्चन। अब आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें जो भाषा योग वशिष्ठ है, ये राम प्रसाद निरंजनी का लिखा हुआ है। ये किसका लिखा हुआ है? राम प्रसाद निरंजनी का लिखा हुआ है। इन्हें परिमार्जित गद्य भाषा का प्रथम गद्यकार माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? परिमार्जित गद्य। ये जो दिया गया है, ये परिमार्जित गद्य के विकास में इनका विशेष योगदान रहा। और इसकी भाषा क्या रही, जब हम आते हैं पूरी तरह से जानने के लिए, तो केवल हम क्वेश्चन का आंसर न जाने, हमें तथ्यात्मक जानकारियां होनी चाहिए। अगर हम तथ्यात्मक जानकारी नहीं करते हैं, तो इनकी भाषा क्या है? पंजाबी है, मिश्रित खड़ी बोली में इन्होंने रचना की है। खड़ी बोली में इन्होंने क्या की है? रचना की है। तो इस तरीके से जब भी कहने का मतलब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो हम क्वेश्चन को तथ्यात्मक जाने। इन लोगों ने क्या है? गद्य के विकास में अपना योगदान दिया है। हिंदी गद्य के विकास में इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, ये सारे लोगों ने क्या किया था? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया था। अब आप देखिए, ये श्रद्धाराम फुलौरी है। ये क्या है? भाग्यवती इनका एक उपन्यास है। श्रद्धाराम फुलौरी जो दिए गए हैं, अब ये क्या है? ये इन्होंने क्या है? भाग्यवती इनका क्या है? भाग्यवती इनका क्या है? उपन्यास है। इन्हें भी प्रथम उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो दिया गया पहला परीक्षा उपन्यास क्या था? परीक्षा गुरु था। लेकिन प्रथम स्तोता के रूप में इन्हें न लेकर के, लेकिन इनकी जो रचनाएं क्या है? भाग्यवती क्या है? उपन्यास है। प्राणचंद चौहान लिख दिया गया ये रामायण महानाटक के क्या है? रचयिता है। इन्होंने क्या लिखा? रामायण महानाटक, इनकी एक रचना है। दूसरी चीज लाला लाजपत राय, इन्होंने यंग इंडिया लिखा था। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लिखे थे। अनहैप्पी इंडिया, इनकी 2 रचनाएं थी। तो इस तरीके से दिया गया कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो ये राम प्रसाद निरंजनी है। इन्हें गद्य के रूप में विशेष रूप से ये विख्यात है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने
इनमें से कौन सी, लिखा गया इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो इंदुमती जो कहानी है यह किशोरी लाल गोस्वामी की लिखी हुई कहानी थी। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की ये कहानी है जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। सन 1900 में क्या है ये प्रकाशित हुई थी। तो पूछा गया अगर आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है तो वह क्या है, इंदुमती कहानी। दूसरा है आपका आंसर क्या है, प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्या है, ए। अब आते हैं अन्य विकल्पों पर, जिसमें 11 वर्ष का समय, ये जो कहानी है यह रामचंद्र शुक्ल की है। यह किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। यह शुक्ल जी की कहानी है। दुलाई वाली जो कहानी है ये बंग महिला का है, बंग महिला का है, जिसे राजेंद्र बाला बोस, बंग महिला जिसे हम क्या कहते हैं, राजेंद्र बाला बोस, राजेंद्र बाला बोस, ये इनकी कहानी है। दुलाई वाली, इस तरीके की जो भी कहानियां पूछी गई हैं। अब आपको ये देखें, कहानी से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जैसे हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं, हिंदी गद्य की विधा, हिंदी गद्य की विधा। अब आप देखिए विधा में आप तमाम विधाएं पढ़ेंगे, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, क्या है, रेखा चित्र है। इसके बाद दिया गया आत्मकथा है, आत्मकथा, जीवनी, क्या लिखेंगे, जीवनी है। ये सारी हिंदी गद्य की विधाएं हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा। संस्मरण है, संस्मरण। इसके बाद दिया गया है आपको रेखा चित्र है, लिखे भी गए हैं। तो इस तरीके के जितने भी हिंदी गद्य की विधाएं हैं, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोतार्ज, रिपोतार्ज, रिपोतार्ज। और जब आगे बढ़ते हैं तो डायरी भी आती है, क्या आती है, डायरी है, साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। ये सारे क्या है, हिंदी गद्य की विधाएं हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न आया था यह किससे था, हिंदी गद्य की विधा, कहानी से यह प्रश्न था। कहानी में आप जानते हैं, जैसे मुख्य रूप से हम जब पढ़ते हैं तो प्रेमचंद के पूर्व कहानी, जब कहानियों का हम विस्तार करेंगे तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियां लिखेंगे, गल्पमाला, प्रेमचंद से पूर्व, हम प्रेमचंद को बीच में रखेंगे और इसके क्या लिखेंगे, प्रेमचंद से पूर्व कहानी, प्रेमचंद से पूर्व कहानी, से पूर्व कहानी। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रेमचंद युगीन कहानी, क्या करेंगे, युगीन कहानी। इसके बाद हमारा आता है प्रेमचंदोत्तर कहानी, प्रेमचंदोत्तर, चंदोत्तर कहानी। जब हमें कहानी से प्रश्न पूछना है तो दूसरी चीज, हम जो कहानियां पढ़ते हैं तो नेट और जेआरएफ की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कहानियों के क्या होंगे, कथन, क्या होंगे, कथन, किस पात्र का कथन है, कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है। केवल हम कहानी की रचना ही याद कर लेने से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम पूरी तरह से हिंदी में कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ, कहानी की विशेषताएं क्या हैं,
और जो कहानियां प्रेमचंद की लिखी या प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियां लिखी गई या प्रेमचंद के बाद कहानियां लिखी गई, उस पूरी कहानियों में पात्रों के कथन और कहानियों का वर्ष हमें तैयार होना चाहिए। अगर ये कहानियों का हमें पात्र नहीं याद है, उनके कथन नहीं याद हैं, वर्ष नहीं याद है, तो इसके लिए हमें क्या है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। इसलिए हमें अभी से जुड़ जाना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन सब बातों पर हमें विशेष ध्यान, हमें कहानियां याद है, जैसे ईदगाह है और क्या है, सवा सेर गेहूं है, तमाम कहानी है, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, अलग ओझा है, परीक्षा है, तो तमाम प्रेमचंद ने तो 300 कहानियां लिखी। लेकिन अब उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए कि कौन कौन सी कहानियां आती हैं, उन कहानियों में जो पात्र दिए गए हैं, उनके कथन दिए गए हैं, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे आइए, मैं चलता हूं। एक तो आपका जो प्रश्न था पहला गद्य से था। किससे था? गद्य से, कि गद्य के विकास में किसका किसका योगदान रहा, उससे आपको पहला क्वेश्चन था। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको लिया कहानी से, कि हिंदी गद्य की विधाओं में एक कहानी जो प्रमुख विधा है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा गया है, ये क्या है, मैथिली शरण गुप्त की निम्न रचनाओं के रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप देखिए, प्रश्न का उत्तर देना, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न बताए जा रहे हैं सेम वही प्रश्न आएंगे। अब ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये किससे संबंध रखते हैं? द्विवेदी युग से। यह किस युग से है? द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग, ये द्विवेदी युग से है और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, माने इनका विशेष महत्व है, प्रतिनिधि कवि है। 1900 से लेकर 1920 तक या 1900 से लेकर के 1918 तक अलग अलग विद्वानों की मान्यताएं हैं। 1-2 वर्ष का डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो 1900 से लेकर 1918 तक, सन 1900 से लेकर 1918 तक का समय क्या होता है? का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तो आपने ये देख लिया पहली बात कि ये जो क्वेश्चन आया कहां से आया? द्विवेदी युग से। वो अभी द्विवेदी युग का क्या है? काव्य। क्या है? काव्य। क्योंकि द्विवेदी युग का काव्य, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि क्या थे? मैथिली शरण गुप्त थे। मुख्य रूप से दिया गया है। अब प्रश्न आपके सामने क्या है कि मैथिली शरण गुप्त निम्न रचनाओं को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, द्विवेदी युग में मैथिली शरण की जो रचनाएं हैं, रचनाएं तो सबको याद हो जाती हैं, जैसे पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग है। तमाम रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की दी गई हैं। लेकिन हमें रचनाओं के साथ साथ उनका समय याद होना जरूरी है। इस तरह की परीक्षाओं में रचनाओं के साथ साथ समय का होना सबसे जरूरी है। अगर आप समय नहीं, समय, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं उसे कहा जाता है व्यवस्थित क्रम में रखिए। तो जब तक सन नहीं याद है तब तक आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। हाँ, अगर पूरे नहीं याद हैं, 4 अगर दिए गए हैं उसमें 3 है,
तब भी काम चल जाता है, आप काम कर सकते हैं अगर थोड़ा बुद्धिमानी से काम करते हैं। जैसे भारत भारती दिया गया, यशोधरा दिया गया, यह सन 1912 में लिखी गई थी, यशोधरा 32 में लिखी गई थी, साकेत 1931 में लिखी गई थी, द्वापर 1936 में लिखी गई थी। अब आप देखिए यहां जब बनाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यहां 12 के बाद क्या होगा, 31 और 36, तो आपका क्या हुआ, यश भारत भारती 12 में क्या हुआ, साकेत 31 में, ये 12 में है, यह 31 में है, ये 32 में है, ये कितने में है, 32 में है, और ये क्या है 1936 में है। तो अगर आपको सन नहीं याद होते हैं तो इस तरीके के प्रश्न करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रचनाओं को याद करते हैं तो जब भी रचनाएं याद करें तो क्रम से रचनाओं को याद करें। अगर रचनाएं क्रम में हैं, अगर सन नहीं याद है तब भी आपका काम तो चल सकता है। तो इसलिए अब इससे, इस प्रश्न से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि रचनाओं को क्रम से याद किया जाए, रचनाओं को क्रम से, रचनाओं को क्रम से याद किया जाए, क्रम से याद करें। अगर आप रचनाओं को क्रम से याद करते हैं तो इस तरीके के जो भी प्रश्न होंगे किसी प्रकार की आपके सामने समस्या नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। अब आप देखिए कंप्यूटर खोला जा रहा है, देखिए क्या आता है। अब आया ये, इसके बाद दिया गया है हिंदी का उद्भव और विकास। ये क्या लिखा गया, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी का उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। ये प्रश्न हमें यहां से मिला, हिंदी का उद्भव और विकास। हम देखें प्रश्न की जड़ कहां से आ रहे हैं। अगर हम जड़ को नहीं जानेंगे तो ऊपर ऊपर उत्तर, कभी कभी इस तरीके के तथ्यात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है कि ये विकल्प सही है कि बी विकल्प सही है कि सी सही है कि डी सही है या कोई नहीं सही है। इसलिए हमें क्या करना होगा, पूरी बात समझनी होगी। ये कहां से दिया गया, हिंदी का उद्भव, पूर्वी हिंदी का विकास, इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो उत्तर क्या है, अर्धमागधी। क्या है, अर्धमागधी। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी, हिंदी में अवधी, क्या है, अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो आपको दिया जाता है कि कौन कौन सी बोली किससे विकसित हुई है। खस से क्या है, पहाड़ी। खस आपका आंसर क्या हो गया, बी। प्रश्न के अनुसार आपका आंसर क्या हो गया, बी। इसके बाद हम हर विकल्प का विश्लेषण करेंगे। एक विकल्प आप जानते हैं, हर विषय का हम क्या करेंगे, हर विकल्प का हम विश्लेषण करेंगे। मागधी से क्या है, बिहारी। क्या है, बिहारी हिंदी का विकास क्या हुआ, मागधी से। खस से क्या है, पहाड़ी का है, पहाड़ी। अब आपको दिया गया ये सौसेनी अपभ्रंश से दिया गया है किसका विकास हुआ, जो सौसेनी से हिंदी का विकास हुआ। किससे हुआ, हिंदी का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। तो आप देखिए इस तरीके की चीजें, ये आपका जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4 जो थे वह हिंदी का उद्भव और विकास। इसमें भाषा, बोली और उपभाषाएं, विभाषा, ये सारी चीजों की जानकारी आपको करनी होगी। और दूसरी चीज, भाषाओं में जो संविधान
कि संविधान में जो भाषाओं की व्यवस्था दी गई है, अनुच्छेद दिए गए हैं, इन सारे पर आपको पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। आगे के चलते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया। अब एक प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न चेंज है। उद्भव के विकास के बाद क्या आ गया? सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन करिए। भरत मुनि, इन्होंने क्या लिखा? रस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भरत मुनि। रस संप्रदाय के संस्थापक क्या थे? भरत मुनि। रस संप्रदाय के संस्थापक क्या थे? भरत मुनि। क्या थे? भरत मुनि। इन्होंने क्या किया? एक नाट्य शास्त्र लिखा है जिसमें क्या है 336 अध्याय हैं, और तो इसके बाद दिया गया, अब यहां जो संस्थापक हैं 36 अध्याय है। कितने हैं? 36 अध्याय है। अब दिया गया भट्ट नायक, इनका क्या है? साधारणीकरण सिद्धांत था। जब आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। काव्य शास्त्र में काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य के प्रयोजन। अब यहां ये संप्रदाय विशेष से दिया गया है कि साधारणीकरण सिद्धांत क्या है? ये भट्ट नायक का है। और इसके बाद दिया गया है कुंतक का क्या है? रीत संप्रदाय है। आनंदवर्धन का क्या है? ध्वनि संप्रदाय। माने ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, फिर दिया गया साधारणीकरण, जिसमें क्या होता है? पात्र अपने को साधारणीकरण मानने लगता है, वह मुख्य पात्र न होकर के एक साधारण रूप में हो जाता है। आगे दिया गया, अब आपको देखिए, ये क्वेश्चन तो नेट एंड जेआरएफ में सबसे महत्वपूर्ण है, और ये एक्सप्रेशन, कथन और स्थापना तर्क, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है। लिखा गया स्थापना क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सन 1929 में लिखा जाने के कारण, तो ये सही है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था वह शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, और यह कब लिखा गया? 1929 में। अब कह रहा है कि जो इतिहास लिखा जाने के कारण वर्तमान के संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है, जो इस समय साहित्य की स्थिति चल रही है, परिस्थितियां जो समाज की चल रही हैं, उसके अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज वह क्या है? परिपूर्ण नहीं है। आज की जो स्थितियां हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहित्य लिखा वह प्रवृत्ति के आधार पर लिखा और ग्रंथों के आधार पर लिखा था। किसके आधार पर? प्रवृत्ति और ग्रंथों के आधार पर उसका नामकरण भी दिया था, लेकिन फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। बात दोनों सही। अब दिया गया, नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका, फिर भी साहित्य के इतिहास दर्शन की आधारभूमि उसने अवश्य तैयार कर दी। तो आप देखिए, ऊपर वाला भी सही है। क्या है? ए क्या है? सही तो है। आंशिक चीजें क्या है? सही हैं। अब पहले हम ये देखें सही है, आंशिक को छोड़े, पहले हम क्या देखें कि सही है कि नहीं है। यह बात सही है कि 1929 में इतिहास लिखा गया। दूसरी चीज, आज के संदर्भ में वह अधूरा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है। फिर भी वह एक तरफ बता रहा है कि अधूरा भी प्रतीत होता है, दूसरा बता रहा है कि वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में आज भी अद्वितीय है, माने उसके समान आज तक कोई इतिहास भी नहीं है। लेकिन यहां संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है, ये बात सच है। ये बात क्या है? सच है। ये बात सच है। और फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में क्या है? अद्वितीय है। नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका है, जो पूरी तरह से आज के परिवेश में
होना चाहिए वो नहीं हो सका है। फिर भी साहित्य के इतिहास दर्शन की आधार भूमि उसने अवश्य तैयार कर ली, ये बात तो सही है। तो अब इसका प्रश्न का देना, अगर ये पूछा जाता कि क्या कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही हैं, तब तो ठीक है। यहां इसका उत्तर होगा ए आंशिक सही है और आर पूरा सही है। आर क्या है? पूरा सही है। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसमें समावेश नहीं हो सका है, फिर भी साहित्य के इतिहास दर्शन की आधार भूमि तो जरूर तैयार। इसकी आधार भूमि क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? तैयार कर दी है। अब आगे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। यह क्वेश्चन क्या है? आलोचना से है। किससे है? आलोचकों से है। आलोचक, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचक हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी आलोचक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी आलोचक हैं। तो आप देखें, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो एक तरह से फेमस क्वेश्चन हो गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। कालिदास की लालित्य योजना, ये भी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस तरीके के हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? रस सिद्धांत इनका है। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। ये क्या है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। इन्हें कहा जा सकता है मार्क्सवादी आलोचक। दूसरी चीज, हिंदी साहित्य का 20वीं सदी, हिंदी साहित्य का 20वीं सदी, 20वीं सदी या वही शताब्दी, ये क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। आचार्य शुक्ल तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। सारा जैसे कथन आते हैं, विशेष करके शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं। तो अगर हमें कथन जानना है तो हम क्या करते हैं? कथन को समझने के लिए, देखिए कथन को समझने के लिए हम क्या करें? 3 कथन समझने के लिए हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र दिया गया, शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। इनको जब हम कथनों को पढ़ते हैं तो कथनों में एक विशेषताएं मालूम हो जाती हैं कि कौन किस विचारधारा का है, कौन क्या कह सकता है। भाषा से ही पकड़ में आ जाता है कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन होगा कि डॉक्टर नगेंद्र का होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन होगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी हम कहने का मतलब इन आलोचकों की पुस्तकों को पढ़ें, इनके कथन को पढ़ें, तो इनकी भाषा को समझने का हम प्रयास करें। अब आगे का क्वेश्चन दिया गया है, हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दिया गया है आपका क्वेश्चन, ये तो दिया गया है आपको व्यंजन का प्रकार दिया गया है, इसे मिलान करना है आपको। कैसे मिलान करेंगे? अब देखिए, तो थो दो यहां लिखा गया है घ, घ क्या है? कंठ से संबंधित, ये सामान्य बात है। और इसके बाद दिया गया मूर्धन्य श, ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो थो दो, चो छ जो, ये क्या है? तालव्य से है। ये क्या है? दंत से।
इस तरीके से आपको क्या करना होगा, मिलान करना होगा। अब आपको दिया गया, इसमें क्या है, ये सारी चीजें दी गई हैं। ये आपको थोड़ा वर्णमाला से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें हमको थोड़ा सा वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति के स्वर, मान स्वरों की संख्या, ये तो एक वर्णमाला तो पूछा जाएगा, तो आपको पहले वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, मान स्वर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आगे दिया गया है आपका क्वेश्चन है, अब यहां भी दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। स्थापना में इसने क्या लिखा, प्रगतिवाद कभी गांधी के नहीं मार्क्स के समर्थक थे, वे अहिंसा में नहीं हिंसा में विश्वास करते थे। अब आप देखिए, प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक चला था। क्या चला था, सन 1936 से 1943 का समय क्या था, प्रगतिवाद था, प्रगतिवाद था। नागार्जुन इसके प्रमुख कवि थे, शिवमंगल सिंह सुमन थे। तो ये प्रगतिवाद में क्या था, दो चीजें थी। ये मार्क्सवाद के समर्थक थे, मार्क्सवाद के विचारों पर चल रहे थे। इसमें क्या था, एक शोषक वर्ग था, एक शोषक वर्ग था। शोषक वर्ग जिसे हम क्या कहेंगे, पूंजीपति। क्या था, पूंजीपति, पूंजीपति थे। और एक शोषित वर्ग था। क्या था, शोषित वर्ग था, जिसे हम मजदूर वर्ग कहते थे। ये था उस समय कवि क्या करते थे, समाज में इस तरीके की चीजें चल रही थी उस समय। अब उस समस्या को उठाने के लिए, उससे मजदूरों को निजात दिलाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, अपनी कविता के माध्यम से समाज में इस चीज को लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। तो उसी प्रगतिवाद से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है कि प्रगतिवादी कवि गांधी के नहीं मार्क्सवाद के समर्थक थे, वे अहिंसा में नहीं हिंसा में विश्वास करते थे। फिर दिया गया, प्रगतिवादी काव्य में अहिंसा को नकारा गया तथा समाज को हिंसा के लिए प्रेरित किया गया। तो आपको यह दिया गया कि आप बताइए, ए सही है कि आर सही है, ए आर दोनों गलत हैं, ए सही है और आर आंशिक सही। तो देखिए दो चीजें थी, ए सही है, ये क्या है, सही है, लेकिन प्रगतिवाद काव्य में अहिंसा को नकारा गया और हिंसा के लिए प्रेरित किया गया, ये बातें क्या हैं, गलत हैं। इसलिए इसका क्या है, क्रांतिकारी थे, थोड़ा उत्तेजित होते थे, लेकिन पूरी तरह से हिंसा में यह लिप्त नहीं थे। आगे दिया गया रचना काल, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, रचना काल की दृष्टि आरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अब दिया गया संदेश रासक अब्दुल रहमान का है और पृथ्वीराज रासो सूर सागर, ये दिया गया है। आपको इसे क्या करना होगा, सुमेलित करना होगा। तो यहां दिया गया संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो और सूर सागर और साकेत, ये 1931 में लिखा गया था, ये सही है। अब ये क्वेश्चन अब्दुल रहमान का है, अब्दुल रहमान का है, ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, सूर सागर क्या है, सूरदास का है, साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त का है। तो इस तरीके की जो भी नेट और जेआरएफ के लिए परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही कारगर वीडियो है। और मैंने बताया कि सारी चीजें तथ्यात्मक आपको तैयार करना है। अगर इस तरीके से आप लगे रहे तो आपका रिजल्ट निश्चित होगा। धन्यवाद।